अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो इस्लामाबाद की एक सूरत हाल है, जहां पर हम देख रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, उन पर शेलिंग की जा रही है, मुख्तलिफ शाराएँ ब्लॉक की गई हैं, शारा दस्तूर पर उनका धरना या कह लीजिए एक एहतजाज जो उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्ड कराया, उसके बाद श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक करने का मामला, और मुसलसल इस वक्त जो हुकूमती बयानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। एक फ़ैसला जो कि काफ़ी अरसे से जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब से ये हुकूमत आई और 2.5 साल में महंगाई में जिस शदीद इजाफ़ा हमने जो देखा, उसके बावजूद जो बजट गुज़िश्ता रहे उनमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफ़ा नहीं किया गया। लेकिन महंगाई यकीनन बड़ी हद तक बढ़ी, और उसके बाद कल एक फ़ैसला आया कि कैबिनेट से शायद के कुछ इजाफे की बात सामने आ रही है, लेकिन वो ग्रेड 1 से 16 तक की बात थी, जबकि मुतालबा यह है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए। इसी वजह से ये सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। अब सवाल सिर्फ इन सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का नहीं है। अगर गुज़िश्ता 2.5 साल में देखा जाए तो लेडी हेल्थ वर्कर से लेके मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ा तवील एहतजाज यहाँ पर करते रहे, वो डी चौक पर आते रहे, कभी किसका एहतजाज तो कभी किसका एहतजाज, यानी कि हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों का एहतजाज अब तक हो चुका। और अब बिल आखिर ये सरकारी मुलाजमीन हैं जो सरापा एहतजाज है कि तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं है, जबकि महंगाई में शदीद इजाफ़ा और उनके लिए गुजारा करना मुश्किल है। और ये 1 से 16 तक का ग्रेड का मामला नहीं है, अब इससे ऊपर के जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं, अगर वो आज सरापा एहतजाज हैं और उनका गुजारा मुश्किल है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो बाकी लोग हैं जिनकी शायद तनख्वाहें बर वक्त नहीं हैं, या कह लीजिए बेरोज़गारी है या दीगर मामला आता है, उनके लिए मसाइल किस हद तक बढ़ चुके होंगे। तो मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में तो हम इस पर बात करें, अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट से हम इस पर राय लें, लेकिन इसके साथ साथ एक ऑनगोइंग जो मामला है वो सेनेट इलेक्शन का है। एक वीडियो मंजर आम पर है, मुसलसल चल रही है सोशल मीडिया पर, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर। वो जो लोग हैं कोई जबकि वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि वहाँ पर नोट हैं, अब वो स्पीकर हाउस था केपी का या नहीं था, असद कैसर साहब वहाँ पर थे या नहीं थे, हर कोई अपनी वजाहतें दे रहा है। यहाँ तक कह दिया गया कि वो जो पैसों के या नोटों के जो अंबार हैं वो किताबें हैं, वो पैसे नहीं हैं, और मुख्तलिफ वजाहतें हैं सारे मामले में जो सामने आ रही हैं। और साथ साथ कि ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन होगा नहीं होगा, जिस तरह भी होता है, किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसकी सेनेट में अक्सरियत रहेगी, कौन मुश्किल सूरत हाल से तो चार होगा, ये सारा मामला है। और इसमें जो पैसे के इस्तेमाल की सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और दिलचस्प बात यह कि जो वीडियो भी मंजर आम पर है 2018 की, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की है। और उससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो पैसे के इस्तेमाल ना होने की बात करते हैं वही तरक्याती फ़ंड्स के भी ऐलानात ऐसे मौके पर कर रहे हैं जब सेनेट इलेक्शन करीब है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अजीम चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर कॉलम निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर कानून है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। अजीम चौधरी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा सर। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है सर, जो आज इस वक्त इस्लामाबाद का एहतजाज है, मुख्तलिफ शाराएँ ब्लॉक हैं, कैसे देखते हैं आप इस एहतजाज को? और ये ग्रेड 16 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा का भी जो ऊपर के ग्रेड है, उनका भी एक मौक़िफ़ है कि उनके लिए बहुत सारी चीज़ों में गुजारा मुश्किल है। और फिर जिस तरह से पुलिस शेलिंग कर रही है और दीगर मामलात हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? बहुत शुक्रिया अरसलान। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रात ज़र मौजूद है, ज़रूरत से ज़्यादा है, हुकूमत कर्ज़ों पर चल रही है, पैसे देने के लिए हैं नहीं, और टैक्स के निज़ाम को हुकूमत बेहतर बनाने में बुरी तरह नाकाम रही है। इस हुकूमत का कहना ये था कि हम लूटी हुई दौलत को वापस लाएंगे। FBR का वो चेयरमैन जिसको रिफॉर्म्स के लिए लेकर आए थे, वो जिस तरह टीवी पे गुफ्तगू कर रहा है और कई दिनों से, कई हफ्तों से कर रहा है, उसको सुन लिया जाए तो किसी नई चार्जशीट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सरकारी मुलाजमीन अपने बच्चों का पेट ना भर सकें, उनके लिए दवाई ना ले सकें, उनकी स्कूल की फीस ना दे सकें, देखें ये सेहत और तालीम दोनों हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, इनमें भी हुकूमत फेल है। अगर इस्लामाबाद के बाद स्कूल 40-40 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं
तो हर शख्स ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, लेकिन वो 40,000 रुपये कमाएगा तो वो फीस दे, और अगर 40,000 फीस दे दे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के पास सरकारी घर नहीं है, बहुत बड़ी अक्सरियत के पास नहीं है, और इस्लामाबाद के जो किरायों की सूरत है वो भी हम जानते हैं। यही हाल पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में महंगाई है, बहुत ज्यादा है, और हुकूमत ने आज बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है। एक दफा गैस की, एक दफा तेल की, एक दफा बिजली की, हर महीने किसी ना किसी चीज का इजाफा होता है। और हुकूमत के अपने मामलात जो हैं उसमें ये मौजूद है कि वो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमने पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे, हमने लिए थे कि नहीं लिए थे। गुजारिश ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है कि वो आवाम की खिदमत करे। ये हुकूमत अब तक आवाम को मासवाए भीख देने के और कुछ देने में कामयाब नहीं हो सकी। वो वैक्सीन जो आई वो लगने तो जिन लोगों के थी पता नहीं उनको लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन साबिक गवर्नर की औलाद को लगनी शुरू हो गई। निशानदेही भी वफाकी वजीर ने की, भाई भी उन्हीं के हैं वो साहब। लेकिन ये आप देखिए कि अशराफिया जहां कहीं भी हो, जैसी भी हो, वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई ना कोई चोर रास्ता तलाश कर लिया करती है। अगर ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं करेंगे तो मजबूरन वो मजबूर होंगे कि वो करप्शन करें, वो रिश्वत दें, और फिर उनको एंटी करप्शन के हवाले कर दिया जाएगा। वो जेलों में सड़ेंगे, गलेंगे, और वो हुकूमत जो अपने अवाम को रोजगार आपने बेहतर अंदाज में सारे मामले पर रोशनी डाल दी। इस वक्त की जो सूरत हाल है और जिस तरह से एक आम आदमी की हालत ज़ाहिर है, सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी, वी ऑल कैन इमेजिन। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा। जी वेलकम बैक। मीर अब्बास साहब, इस वक्त क्या कुछ सर्वाइवल रह गया है एक मिडिल क्लास के लिए? लोअर मिडिल क्लास तो आप छोड़ ही देना, गरीब तबका तो आप छोड़ ही दें, वो कहाँ तक पिस गया। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि मिडिल क्लास अपने सर्वाइवल की जंग अब लड़ रही है, या सड़कों पर है या सरापा एहतजाज है। क्या ये मुल्क सिर्फ अशराफिया के लिए रह गया है और बाकियों का कोई गुजारा नहीं है यहाँ पर? देखिए, कहाँ से शुरू करें? ये कम से कम तीसरा एहतजाज तो मुझे याद है इमरान खान साहब के इन 2.5 सालों में जो डी चौक में हो रहा है, और ये सरकारी मुलाजमीन का, मुख्तलिफ तबकात के, मुख्तलिफ इदारों के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है, कम से कम तीसरा इस्लामाबाद में। और एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें कि मसनद इक़्तिदार पे इमरान खान नाम का शख्स नहीं है। मसनद इक़्तिदार पे है यूसुफ रजा गिलानी, या राजा परवेज अशरफ, या नवाज शरीफ, या शाहिद खाकान अब्बासी, और इमरान खान नाम का शख्स इस वक्त ऑपोजिशन में है। कम कर। तो फिर आप मंजर जरा अपने जहन में लाएं कि यही इमरान खान होगा, इसके हाथ में लठ होगी, और ये लठ लेके अपने दौर के वज़ीर आज़म के खिलाफ होगा। और अब तक सुबह से लेके 10 दफा अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होनी थी इमरान खान साहब की इस वज़ीर आज़म के खिलाफ जो आज होता। तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल इमरान खान के हवाले से। देखिए, माजी में तो यही सब कुछ चल रहा था जी। हमने नवाज शरीफ के ज़माने में भी एहतजाज देखे, सरकारी मुलाजमीन गले में रोटियां डाल के, अजीम चौधरी साहब तो 40 साल की तारीख से वाकिफ हैं, गले में रोटियां डाल के हमने खुद देखा। यूसुफ रजा गिलानी के, राजा परवेज अशरफ के, शौकत अजीज के ज़माने में भी प्रोटेस्ट होते थे, धरने होते थे, एहतजाज होते थे, भूख हड़तालें होती थी। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान आएगा तो फिर भी ये सब कुछ हो रहा होगा। अच्छा, जब इमरान खान साहब आए थे, 3 माह गुजर गए तो हम सवाल करते थे, तो हमें कहा जाता था कि अभी तो 3 माह हुए हैं। फिर 6 माह गुजर गए, हमें कहा जाता था कि अभी भी सवाल ना करो, अभी तो सिर्फ 6 माह हुए हैं। जी बिल्कुल। यूं करते करते 1 साल गुजर गया, हमें कहा कि अभी भी सवाल ना करो, अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है। करते करते 2 साल हो गए, हमें कहा कि अभी भी सवाल ना करो, अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं। और बाबा अब तो 2.5 साल हो गए हैं। नहीं, लेकिन अमीर अब्बास साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? ये 70 साल का गंद है फैलाया हुआ, आप तवक्को करते हैं 2.5 साल में ये ठीक कर देंगे? सर, ये मौकिफ भी तो आता है। यही मौकिफ ना, देखे ना, तो ये कब तक
6 माह के बाद भी यही बात थी कि 73 साल का कहता है, साल के बाद भी यही, 2.5 साल के बाद यही। और ये दो गवाह के सामने मौजूद है, अजीम चौधरी साहब और आरिफ चौधरी साहब। और आज की तारीख याद रख लें, अगर ये बाकी 2.5 साल गुजर जाने के बाद 5 साल के बाद भी अगर इन्होंने यही जवाब ना रखा कौम के सामने, तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, ये बयानात तो ऑन रिकॉर्ड हैं। वो जो रियासत मदीना थी वो तो एक जिद्दोजहद का नाम है, मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। वो कौन सा ओवरनाइट बननी है? 5 साल कौन सा अर्सा है? 70-73 साल का गंद है। ये 5 साल कौन सा अर्सा है जिसमें ये ठीक हो जाएगा? ये तो कम से कम 35 साल लगेंगे इसको सही करते हुए। आप क्यों तवक्को करते हैं ये 5 साल में ठीक हो जाएगा? अरसलान, मैं इनको 35 साल भी खुदा की कसम देने को तैयार था, लेकिन मुझे वो रास्ता तो दिखा देते कि जो रास्ता हमें 35 साल के बाद भी किसी मंजिल तक लेकर जाएगा। हमें वो तर्ज हुक्मरानी तो दिखा देते, हमें वो अंदाजे हुक्मरानी तो दिखा देते, जिसके बाद हम कहते हैं कि हाँ, ये जो अंदाजे हुक्मरानी है ये 35 साल के बाद हमें उस मंजिल पे पहुंचा देगा जिसको रियासत मदीना कहते हैं, ये जिसको पहले इमरान खान स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते थे। वो जो तर्ज हुक्मरानी दिखा रहे हैं, जो अंदाजे हुक्मरानी दिखा रहे हैं, ये तो वही अंदाजे हुक्मरानी है जो नवाज शरीफ का था कमोबेश, जो पीपल्स पार्टी का था। बदलाव कहां पे है? यानी अभी जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है, जिस समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हुए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानते क्या कहा है? अब ये नाराज हो जाएंगे, कोई और होता मैं कहता इनके मुंह पर तमाचा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया है 2.5 साल से लोकल गवर्नमेंट्स को मुअत्तल करके। जी, ये रास्ता जो मुझे 35 साल के बाद लेकर रहेगा। राइटली सेड। अमीर अब्बास साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं जरा चौधरी साहब, आरिफ चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये वो तमाम तर सवालात हैं जो मेरे आपके हर किसी के जहन में है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है और इनके जवाब कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे। चौधरी साहब, आरिफ चौधरी साहब, इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके भी कुछ सवालात होंगे। आप अगर बतदरीज इजाफा करते बजट में, जो एक रिवायत चली आ रही है और उससे सरकारी मुलाजमीन भी ठीक खुश रहते हैं, आपने एक बजट में नहीं किया, 2 में नहीं किया, 3 में नहीं किया, आज महंगाई में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया और सूरत हाल ये है कि अब जो सरकारी मुलाजमीन 17वें ग्रेड एंड अबव, सर वो सड़कों पे है, फिर किसी और ने क्या करना है? सर बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। 2 अहबाब मेरे जो इस वक्त बात कर रहे हैं, इनके साथ टेलीविज़न पे काफ़ी अरसा हो गया, और ख़ास तौर पे वो ज़माना जब इमरान खान साहब, यही जो आज अमीर अब्बास साहब ने बात की है, इमरान खान साहब जो है उनका इल्मुल कलाम हम सुनते थे, इल्म कलाम, तो उस वक्त कई घंटे हम सुनते थे। तो आज जो सबसे बड़ी बात मुझे नज़र आ रही है वो ये कि हम सारे यकसू होकर एक पेज पर, ये तो इनके तो पेज पर नहीं है, लेकिन हम सारे जो पाकिस्तान के अंदर सही सोच रखने वाले लोग हैं, जो दयानतदारी से बात करते हैं, जिनका कोई एजेंडा, पर्सनल एजेंडा नहीं है, उनकी हद तक तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे इस मामले पे मुत्तफ़िक़ इलैह हैं कि मौजूदा हुकूमत और इसके सरबराह जो हैं उनमें ना विजन है, ना सलाहियत है, और ना ही कोई रोड मैप कौम को वो दे सके हैं, और ना ही तवक्को की जाती है कि वो दे सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इन्हें बजाय प्राइम मिनिस्टर के, इन्हें तो आप कहीं एक बहुत सीनियर एडवाइज़र जो है, ये जो इनके जिस तरह नहीं है वो बने हुए शहबाज गुल वगैरह जो है, गिल वगैरह, उनकी जगह ये बहुत बेहतर थे कि आके हमें यही समझाते कि आपको पता है महंगाई कैसे होती है, डॉलर जब बढ़ता है ना तो उस वक्त, यानी उनकी हद तक तो आपने कह दिया बिलावल को कि जनाब पानी जब बारिश जब होती है तो पानी ज़्यादा आता है, लेकिन आपको कभी सोचा है कभी आपने, या कोई ऐसा है जो आपको आईना दिखा सके कि पाकिस्तान के लोगों को आप क्या बता रहे हैं? और आप में ज़रा बराबर इसका एहसास है कि आपने क्या कहा था कि चोर कौन होता है और हुक्मरान कब चोर होता है? आपने तो यकीन माने पाकिस्तानियों का मुकदमा ख़राब कर दिया। पाकिस्तानी जो सोच रहे थे, अब उनकी जो आदर्शें जिस अंदाज में उसके शीशे टूटे हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कभी लोगों को थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आए, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो मैं समझता हूं कि उसके बाद मुल्कों का क्या हश्र होता है। खुदा ऐसी बात हमारे मुंह में ना लाए। तो बात यह है कि खान साहब जो है आज एहतजाज कहाँ नहीं हो रहा। मैं समझता हूं कि आज वो जो खामोश कहते थे ना अक्सरियत, उनका एहतजाज, वो बेचारे एहतजाज के काबिल ही नहीं रहे कि कौन शख्स है कि जो बाहर आकर
अपनी एहतजाज भी कर सके। ये तो चलो वो लोग हैं कि कुछ ना कुछ इनका सर्वाइवल है, तो जो सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं, आम आदमी जो है उसके पास तो ना खाने को है ना पहनने को है और ना ही उसके लिए काम कोई मुयसर आ रहा है कि जिस काम जो दिहाड़ीदार था। सब आपने दुरुस्त फरमाया और मेरा नुक्ता भी यही था कि ये तो वो सारा तबका है जिसको अभी जिसको तनख्वाह मिल रही है, जिसके पास रोज़गार है। सोच लीजिए जितनी बेरोज़गारी वैसे हुई मुल्क में, और फिर सोच लीजिए कि जो एक बहुत बड़ा तबका बेरोज़गार हुआ इस पेंडेमिक के दौरान, वो तो शायद एहतजाज भी नहीं कर सकते, वो तो शायद उनका तो एहतजाज भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर ये तबका जिसके पास अभी तनख्वाह कम होने का गिला है लेकिन रोज़गार मौजूद है, उसकी ये हालत है, बेरोज़गार या जिसके पास तनख्वाह नहीं है या जिसके वो हालात हैं, उसके लिए क्या मुश्किलात हैं, वी ऑल कैन इमेजिन। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर दो अहम मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, और यकीनन वो ख़बरों में भी हैं दोनों अहम मामलात, और सियासी जमातें भी उन पर बात कर रही हैं। मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। अजीम चौधरी साहब, इस वक्त दो मामलात हैं, और एक मामला जो कि फ़ंड्स का है, तरक्याती फ़ंड्स का है, उस पर लार्जर बेंच तश्कील हो गया था, समाअत आज भी हुई, और दूसरी जानिब जो सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए वो मामला है। सेनेट का मामला तो हम देख रहे हैं हर सियासी जमात के उस पर बयानात आ रहे हैं, हुकूमत पैसे के इस्तेमाल के सख्त ख़िलाफ़ है। आयरनी ये है इस वक्त सारे मामले में कि हुकूमत जो इस वक्त ख़िलाफ़ है इन सारों के, उन्हीं की वीडियो भी सरफेस कर रही है, वही नज़र आ रही है, और वही तरक्याती फ़ंड्स भी देने की बात करते हैं या ऐलान करते हैं। सर, ये कैसे आप देखते हैं सारी सूरत को? अजीम चौधरी, इस वक्त 2001 में लोकल गवर्नमेंट का नया निज़ाम लाया गया था। उस वक्त ये ख्याल था, बल्कि ये यकीन था, और इस पर बहुत डेलिब्रेशंस हुई थी कि मरकज से सूबों को जो पैसे जाते हैं डिविजिबल पूल से, वो पैसे डेवलपमेंट के हवाले से शहरों को चले जाने चाहिए, और शहर खुद टैक्स इम्पोज भी कर सकें और उन पैसों को खर्च भी अपनी डेवलपमेंट के लिए कर सके, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। जो बड़े प्रोजेक्ट हों वो सूबा करे, जो मुल्कगीर प्रोजेक्ट हों वो फेडरल गवर्नमेंट करे। वो निज़ाम पूरी तरह नाफिजुल अमल नहीं हो सका पॉलिटिकल रीजंस की बुनियाद पर। और अब तो ये जैसे अभी बात की गई कि गैर कानूनी तौर पर या गैर आईनी तौर पर लोकल बॉडीज की उसको तोड़ दिया गया हुआ है इदारों को। लोकल बॉडीज के इदारे भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, शायद 48 क्लॉज है के तहत इनका बनाया जाना जरूरी है। 3 टेयर्स में पाकिस्तान की हुकूमत है, वफाकी, सूबाई और मकामी। जब मकामी हुकूमतों को पैसे दिए ही नहीं जाएंगे तो सूबाई वजीर आला और सूबाई हुकूमत ये इख्तियार रखेगी कि वो डेवलपमेंट के पैसे खुद खर्च करे और अपने MPS को बांध कर रखे डेवलपमेंट के हवाले से। नहीं दे रही थी वफाकी हुकूमत एक मुद्दत तक अपने लोगों को, कौमी असम्बली के अरकान को और सेनेटर्स को पैसे, लेकिन अब जब पैसे दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बात जो खान साहब कह रहे थे उसके करीब करीब कहीं वो पहुंच गए हैं और हालात उनको घसीट के वहां ले लिए हैं। यूं महसूस होता है जैसे रजिया गुंडों में गिर गई है, और ये रजिया जिस वक्त गुंडों में गिर जाए फिर वो उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती होती कभी भी, फिर वो गुंडों का शिकार हो जाती है। पाकिस्तान की इस वक्त वफाकी हुकूमत गुंडों के गिर्द गिर गई है, और ये उसको छोड़ेंगे नहीं। ये उनसे डेवलपमेंट की स्कीम्स का इजरा करवाएंगे ताकि नए इलेक्शन जो हैं उनके लड़ने के लिए उनकी बुनियाद रखी जा सके। आज जो पैसे दिए जाएंगे उनका इखराजात 1.5 से 2 साल में पूरे होंगे और नए इंतखाबात उस वक्त सर पर आगे होंगे। यही वो में है। जब तक हम अपने आइन के मुताबिक मकामी हुकूमतों को कायम नहीं करेंगे, ये करप्शन है, ये बददियानती है। लेकिन चूंकि ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर कोई हतमी वर्डिक्ट देना नामुनासिब है और वो तौहीन अदालत के बराबर है। अगर कोई इसमें गुंजाइश निकल सकती हो तो चौधरी साहब
बात तो समझ गए हैं कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। वो खुद मैं भी बिल्कुल सबका आरिफ हिस्सा चौधरी नहीं साहब है, की राय उस पता है पर चीजें लूंगा। अजीम चौधरी साहब कैसे आपका पॉइंट वो आ गया बेहतर तरीके से बता सकते जी। अमीर अब्बास साहब की जानिब पढ़ूं। अमीर अब्बास साहब, एक तरफ ये राग अलापना कि पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ पैसों का इस्तेमाल की बातें करना, पैसों की वीडियोज़ मंजर आम पर आना, मुझे समझ नहीं आती। मैं समझने से कासिर हूँ, अगर थोड़ी सी रोशनी इस पर आप डाल सकें कि क्या मामला है। एक तरफ आप खिलाफ हैं जिन चीज़ों के और दूसरी तरफ आप वही चीज़ें करते हैं। हाँ, देखिए अरसलान, हमने ये जो सेनेट बनाई थी, ये हमने अमेरिका की सेनेट को कॉपी किया था और कॉन्सेप्ट ये था कि हम पाकिस्तान में एक ऐवान बाला बनाएंगे, जिस ऐवान बाला में पाकिस्तान के ज़हीन तरीन लोग आकर बैठेंगे, जिसमें पाकिस्तान के अहल तरीन और काबिल तरीन और संजीदा तरीन और आला और अरफा किरदार के मालिक आकर बैठेंगे। हमने जिस अमेरिकी सेनेट से उसको कॉपी किया था, आप देखिए उसमें किस किस किस्म के सेनेटर आए। सेनेटर केंट कॉनरेड, जिसको कहा जाता है द स्टैटिस्टिशियन ऑफ अमेरिका। कौन सा है आपके पास द स्टैटिस्टिशियन ऑफ पाकिस्तान? वहां सेनेटर आया डिक डर्बिन, इसको कहा जाता है द डिबेटर ऑफ अमेरिका। कौन सा इधर द डिबेटर ऑफ अमेरिका? वहां सेनेटर आया रिचर्ड लूगर, जिसे कहा जाता है द वाइज मैन ऑफ अमेरिका। कौन सा इधर द वाइज मैन ऑफ अमेरिका या वाइज मैन ऑफ पाकिस्तान जो आपके सेनेट में बैठा हुआ है? और बाबा मत मार के रख दिया आपने हर इदारे की, बर्बाद तह बाला करके रख दिया। ना किसी की इज्जत बाकी है, ना सेंटिटी बाकी है, ना तकरीम बाकी, ना लेटर बाकी है, ना स्पिरिट बाकी है। आपके सेनेट के बारे में क्या इल्जाम लगता है कि यहां पे बिजली चोर आके बैठते हैं, यहां पे गैस चोर आके बैठते हैं, यहां पे टैक्स चोर आके बैठते हैं, यहां पे किकबैक्स लेने वाले आके बैठते हैं, यहां पे सियासी जमातों के जो सरबराह हैं उनके चापलूस बैठते हैं आके। आज मैं इमरान खान की चापलूसी शुरू कर दूं दिन रात, बे इतनी है कि 2000 जो अगला इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन होगा 2024 में, उसमें मैं सेनेटर होगा। आज मैं नवाज शरीफ की चापलूसी करना शुरू कर दूं, बे इतनी है कि मैं आसिफ किरमानी की तरह सेनेटर में बैठा हूं, सेनेट में बैठा होगा नवाज शरीफ का सेनेटर बन के। कोई मयार नहीं छोड़ा आपने सेनेट का। रही से ही कसर आपने छोड़ दी, जो बाकी थी वो आपने निकाल दी कि जी आपके सेनेट में मंडियां लगती, या खरीदार भी आता है, या जो है वो बेचने वाला भी आता है और बिकने वाला भी आता है, और या मंडी लगती है, या जमीर फरोशी होती है जी। ये तो तस्वर वो ऐवान बाला का, अपर हाउस का, जहां आपने 104 लोग थे पहले, अब 100। ये जो 100 लोग, आपने 22 करोड़ लोगों की जहानत और फतानत और किरदार का निचोड़ होना चाहिए था। दुनिया इन 100 लोगों को देखकर कहती कि भाई ये 100, अगर पाकिस्तानी कौम को देखना तो इन 100 लोगों को देखो। आज हम दुनिया से कहते हैं कि खुदा का वास्ता अगर हमें देखना है तो इन 100 लोगों को ना देखना। हम ये नहीं हैं, हम ये नहीं हैं जो ये 100 लोग बैठे हैं यहां पे। ये तो शर्म की इंतहा, मतलब पस्ती की इंतहा तक पहुंच गए हम लोग। राइटली सेड अमीर अब्बास साहब, इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बड़े बदकिस्मती की बात है। ये जो आपने बातें कही, ये वो तल्ख हक़ाइक़ हैं जो हम सब जानते हैं, ये वो हकीकत है जिससे हमें सबको पता है कि ये मामलात हैं। मैं आरिफ चौधरी साहब ज़रा कानूनी पहलू, 2 मामलात हैं, सदारती ऑर्डिनेंस आ गया, मामला अदालत में भी है, ज़रा इस पर जो कानूनी पहलू है उस पर रोशनी डाल दें, किस तरह से देखते हैं इन दोनों मैटर्स को? सदारती ऑर्डिनेंस की आप अगर बात करें तो देखें, हुकूमत जो है उसे अपने तौर पर या तो ये पता है कि कुछ ऐसा होगा नहीं कहीं से, और जो उन्होंने जो कुछ होना है वो उसे छुपाना चाहते हैं, तो इसलिए वो डिफेंसिव पे ले आए हैं अब उन पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को, कि कल को वो कह ना सके। चूँकि ये 3 चीज़ें, 3 ऑप्शन जो अलग-अलग आपने एक ही वक्त में अवेल की। पहली ऑप्शन जो थी वो आपकी उस वक्त होनी चाहिए थी जिस वक्त आप ये समझते कि भाई बाकी ऑप्शन जो है आपने एग्जॉस्ट कर ली हैं, या आपने कम अज़ कम इस मामले में मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। आपने सबसे पहले तो भेज दिया रेफरेंस, अब सदारती रेफरेंस, और सदारती रेफरेंस पे अभी गुफ्तगू जारी थी, और सदारती रेफरेंस में सवाल 2 ही थे कि क्या ये आइन में तरमीम होगी या ये एक जो इलेक्शन का कानून है उसमें आप तरमीम करेंगे, उस के ये जो 226 की बात हो रही थी जी। तो अब वो मामला अदालत में जारी है, अदालत ने उस पर बातें की, ऑब्जर्वेशन भी आई। आपने साथ ही हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर, आपके एडवाइज़र भी ऐसे बहुत ज़हीन लोग हैं,
हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर आपने कहा कि नहीं जनाब साथ हम ये भी कर देते हैं कि जनाब उसमें ले जा पार्लियामेंट में भी ले जाते हैं जी। पार्लियामेंट का आपको पता था कि पार्लियामेंट में आपका साथ क्या होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में तो आप एक दूसरे के दुश्मन बैठे हुए हैं, इस हद तक दुश्मन बैठे हुए हैं कि आपका बस चले तो एक दूसरे को कत्ल कर दे। आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की पार्लियामेंट वजूद में इस तरह की दुश्मनी के साथ नहीं आई थी कि जिस दुश्मनी को प्रिजाइड कर रहा है खुद प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं और बाकी उसके जो यानी अपोजिशन है वो भी सर जोड़कर इस बात बारे में कभी उन्होंने ज़रा बराबर ना सोचा है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा और ना उन्होंने कभी सोचा है कि वो भी लोगों के नुमाइंदे और उन्हें भी किसी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप पार्लियामेंट में ले गए और जो वहाँ हुआ वो भी आपने देख लिया। अब तीसरी बात आपकी जो रहेगी वो आपने आर्डिनेंस भी ले आए। भाई ये आर्डिनेंस आप अपने तौर पे ये कह रहे हैं कि चूंकि अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो हम फिर क्या करेंगे। आपको वहाँ जाकर अदालत में ये बताना चाहिए कि भी ये इसके बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब स्केड्यूल अनाउंस हो गया। सर ये ज़रा थोड़ा सा कमेंट उस पर भी कर दे तरक्याती फंड्स पर। हाँ, तरक्याती फंड्स की मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये करप्शन को कानूनी जवाब देने की बात है। किसी सूरत में ये जो MNAs हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका काम नहीं है तरक्याती फ़ंड्स को इस्तेमाल करना। तरक्याती फ़ंड्स जो हैं बुनियादी तौर पर जिस तरह अजीम चौधरी साहब ने फरमाया कि आपका जो तीसरा इम्पॉर्टेंट बेसिक टियर है वो है लोकल गवर्नमेंट और ये नालियाँ बनाना सड़कें बनाना ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। जब ये नालियाँ और सड़कें बनाने वाला काम पार्लियामेंटेरियन शुरू कर देंगे तो करप्शन जो है वो रैशनलाइज हो जाएगी, करप्शन चैनलाइज हो जाएगी और ये काम महज इसलिए किया जा रहा है कि ये हुकूमत बिल्कुल ये समझती है कि वही तरीका जो माजी में था उसी से ही काम चलेगा। लिहाजा राइटली सेट। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।